हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 10th का 4th चैप्टर लेकर आए हैं, हिस्ट्री का औद्योगिकरण। चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण। चलिए समझते हैं। देखिए, गिल्ड एक पद्धति है। गिल्ड क्या होता है? गिल्ड पद्धति समझ लीजिए, आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है। तो इसमें होता था कि गिल्ड में जो कारीगर सब होता काम करता था, पहले जो था बहुत पहले कारीगर सब काम करता था, लेकिन किसके लिए? राजा के लिए या उच्च घराने के लिए कार्य करता था। इसी पद्धति को क्या कहेंगे? गिल्ड पद्धति। मतलब ऐसा पद्धति जिसमें कारीगर पर राजा का नियंत्रण होता था और कारीगर सिर्फ उच्च घरानों के लिए कार्य करते थे, उसे गिल्ड पद्धति कहते हैं। ठीक है। गिल्ड पद्धति का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले यूरोपीय महादेश में हुआ था। ठीक है। और आद्य औद्योगिकरण जो है, औद्योगिकरण में आद्य लगल में आधा, उससे पहले का बात है, तो पूर्ण औद्योगिकरण नहीं हुआ, तो नाम ही स्पष्ट है। तो मतलब औद्योगिकरण से पूर्व की स्थिति, औद्योगिकरण से पूर्व की स्थिति को आद्य औद्योगिकरण कहते हैं। तो आद्य औद्योगिकरण से पूर्व की स्थिति जब हो गया, तभी उसमें सीमित उत्पादन होगा, ज़्यादा उत्पादन नहीं, सीमित उत्पादन पहले होता था। और ये उत्पादन किस पद्धति पर? गिल्ड पद्धति पर। गिल्ड पद्धति क्या थी? वैसी पद्धति जिसमें कारीगर पर राजा का नियंत्रण हो, या कारीगर जो है ना उच्च घराने के लिए काम करे, मतलब जिसको उसके लिए ही काम करे, उसे गिल्ड पद्धति कहते हैं। देख लेते हैं। गिल्ड वैसा पद्धति जिसमें कारीगरों पर राजा का नियंत्रण होता था, कारीगर से उच्च घराने के लिए कार्य करते थे, गिल्ड पद्धति कहलाता था। ठीक है। अब देखिए, गिल्ड पद्धति सबसे पहले कहाँ हुआ था? पहले यूरोप महादेश में प्रचलित था। चलिए, आद्य औद्योगिकरण। आद्य औद्योगिकरण क्या? औद्योगिकरण से पूर्व की स्थिति है। सीमित उत्पादन और ये उत्पादन गिल्ड पद्धति के आधार पर होता था। ठीक है। लोग क्या करते थे? पहले वस्तु का उत्पादन गांव में करते थे, फिर शहर पहुंचा देते थे। तो वही चीज़ है, लोग पहले वस्तुओं का उत्पादन गांव में करते थे, उसके बाद वो निर्मित वस्तु शहर पहुंचता था। ठीक है। औद्योगिकरण क्या है? चैप्टर का नाम भी है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में उद्योग में क्या? मानव का स्थान क्या है? मशीन ले लिया। पहले घरेलू पद्धति होती थी, घरेलू पद्धति का स्थान पर कारखाना पद्धति हो गई। सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड के में किस उद्योग में? तो वस्त्र उद्योग में। ठीक है। तो इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग में हुआ था। तो मानव का स्थान मशीन ने ले लिया। घरेलू पद्धति के स्थान पर कौन पद्धति? कारखाना पद्धति। पहले औद्योगिकरण कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के कौन सा उद्योग भी है? बस उसको याद रखिए। तो गिल्ड पद्धति भी है। चलिए अब देखेंगे। इम्पोर्टेंट है ये सब, पूरे पॉइंट भी है, उसको याद करना पड़ेगा। चलिए, वाष्प इंजन। तो वाष्प इंजन का जो है खोज किसने किया था? टॉमस मैन। याद रखेंगे, वाष्प इंजन का खोज टॉमस मैन ने किया था, लेकिन इसमें सुधार किया था जेम्स वाट। टॉमस इंजन को जो टॉमस मैन ने खोज किया और सुधार जेम्स वाट ने किया था। कब? 1769 में इसका खोज हुआ था। चलिए आगे है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी को 1770 में जेम्स हरग्रीव्स ने किया था।
हर्बसफील्ड ने किया, ठीक है। फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल जॉन के, फ्लाइंग शटल जॉन के ने खोज किया 1773 में। पावर लूम खोज एडवर्ड कार्टराइट, कार्टराइट और खोज 1785 में। सेफ्टी लैम्प पता है सबको, हम्फ्री डेवी 1815 में। बेसिमर भट्टी, बसीमर भट्टी, इसमें बसीमर भट्टी में क्या होता है, लोहे को गलाया जाता है, लोहे को गलाया जाता है। इसका बसीमर ने खोज किया, नाम इससे है बसीमर भट्टी, बसीमर खोज किया। चलिए आगे देखेंगे। छपाई खाना, छपाई खाना मतलब जहाँ छपता था प्रिंट पेपर, इसके बारे में समझेंगे। छपाई खाना सबसे पहले यूरोप, सर्वप्रथम यूरोप के जर्मनी देश में विकास हुआ। छपाई खाना जो था जर्मनी देश में विकसित हुआ था। यूरोप में जो जर्मनी देश है वहाँ कौन किया था, गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग कहाँ के थे, जर्मनी के थे। गुटेनबर्ग ने कौन सी का प्रयोग किया था इस छपाई खाना में, तो शीशा का, ठीक है, टीन का, शीशा टीन बिस्मत, शीशा टीन बिस्मत का प्रयोग किया था छपाई खाना में। अब बिस्मत एक ऐसा धातु है जो पिघलने के बाद आयतन उसका बढ़ जाता है। चलिए, तो सबसे पहले छपाई खाना में कौन सा पुस्तक छपी थी, तो छपाई खाना में सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक को छपा गया था, ठीक है। फिर इतना देख लेते हैं। छपाई खाना सर्वप्रथम यूरोप के जर्मनी देश में हुआ विकास। गुटेनबर्ग ने किया था, गुटेनबर्ग ने टीन, शीशा, बिस्मत प्रयोग से छपाई खाना के लिए मुद्रण ब्लॉक, ब्लॉक से छपाई किया था, प्रयोग से छपाई के लिए मुद्रण ब्लॉक बनाया था। चलिए, बिस्मत एक ऐसा धातु है जो पिघलने से आयतन बढ़ता है, ठीक है, आयतन बढ़ता है। छपाई खाना में सर्वप्रथम भी गया है, बाइबल पुस्तक को छापा गया था। चलिए अब अपने भारत में आ जाते हैं। भारत में जो है पुर्तगाली सबसे पहले आया था तो गोवा में अपना कब्जा किया था। अब गोवा में भी क्या किया, तो गोवा में ही छपाई का क्या, और धीरे धीरे वहाँ से पहले छपाई खाना कहाँ बनाया, तो गोवा में। अब गोवा से धीरे धीरे पूरा भारत में फैलने लगा, फैल गया छपाई खाना। तो भारत में छपाई खाना, छपाई का कौन किया था सर्वप्रथम, तो पुर्तगाली। कहाँ पे, गोवा में, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम पुर्तगाली गोवा राज्य में छपाई किए, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में उपयोग किए जाने लगे। अब देखिए चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण, तो भारत के बारे में जान लेते हैं। भारतीय कपड़े युग, मतलब इंग्लैंड में भी वस्त्र उद्योग में ही औद्योगिक क्रांति आया था, भारत में भी कपड़े, ठीक है, कपड़ा का युग, ठीक है। तो वस्त्र उद्योग भारत की, कपड़ा उद्योग जो है भारत की सबसे पुरानी उद्योग थी, ठीक है। और पुराने उद्योग इससे में भी कहा जा सकता है कि हड़प्पावासी जो उस समय कपास की खेती करते थे, हड़प्पावासी, ठीक है। प्रारंभ में भारत में से सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र निर्यात होता था। प्रारंभ से ही भारत से सूती और रेशमी वस्त्र निर्यात होते थे। भारत में जो कपास होता है वो छोटे रेशे वाली होता है, ठीक है। छोटे रेशे वाले उत्पादन, तो जिसकी डिजाइन सबसे अच्छी होती है, वस्त्र के लिए अच्छी डिजाइन की बनती है, जो इंग्लैंड जाता था। भारतीय कपास जो छोटे रेशे वाली होती थी, ये अच्छे डिजाइन की होती थी, जिससे अच्छे कपड़े बनते थे, ठीक है। इसलिए भारतीय कपास का ज़्यादा डिमांड था उस समय में। तो भारतीय कपड़े का वस्त्र उद्योग भारत की सबसे पुरानी उद्योग है। सब भारत की क्वेश्चन आता है, पूछता है भारत के सबसे पुरानी उद्योग, तो वस्त्र उद्योग। हड़प्पावासी कपास की खेती करते थे। प्रारंभ में सूती और रेशमी वस्त्र का निर्यात होता था, ठीक है। भारत में छोटे रेशे वाले कपास का उत्पादन होता था, जिससे अच्छे डिजाइन का वस्त्र बनते थे, जो डिजाइन इंग्लैंड बनते थे, जो इंग्लैंड जाता था। चलिए समझेंगे, थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तब समझने में सही रहेगा। यहाँ देखिए ये भारत का मैप है, यहाँ गुजरात है, गुजरात का यहाँ सूरत बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ सूरत बंदरगाह है, सूरत बंदरगाह के जस्ट नीचे मुंबई बंदरगाह है।
ऊपर सूरत, नीचे मुंबई बंदरगाह, यहाँ पर हुगली है, यहाँ कोलकाता है बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ऊपर हुगली और नीचे कोलकाता बंदरगाह, नीचे मछलीपट्टनम है, ठीक है, मछलीपट्टनम बंदरगाह है। तो अंग्रेज सब जो आए थे तो सूरत बंदरगाह पे ही पहले पहुँचे थे, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं नोट्स में। भारत में जो है, भारत के सूरत बंदरगाह से वस्त्र, भारत के कौन सा बंदरगाह से, सूरत बंदरगाह भी दिखाए हैं, सूरत बंदरगाह से वस्त्र लाल सागर होते हुए जहाज़ से दूसरे देश जाता था। तो विदेश जो निर्यात होता था पूछता है, तो उसमें कौन सा बंदरगाह, तो सूरत बंदरगाह। तो भारत के सूरत बंदरगाह, भारत के सूरत बंदरगाह से वस्त्र लाल सागर होते हुए, लाल सागर से होते हुए जहाज दूसरे देश जाता था, ठीक है। मछलीपट्टनम कहाँ पे है, पहले ये देखेंगे। तो आंध्र प्रदेश में, मैप में दिखाए थे, नीचे है मछलीपट्टनम, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं, अब आ गया मैं, यहाँ मछलीपट्टनम है। कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश। एवं हुगली जो कलकत्ता बंदरगाह से जस्ट ऊपर है, हुगली बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया में वस्तुओं का निर्यात होता था। देखिए, मछलीपट्टनम बंदरगाह और हुगली बंदरगाह से कहाँ पे, एशिया में, कौन, दक्षिण पूर्व एशिया में वस्तुओं का निर्यात होता था। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस कहाँ पहुँचे थे, सूरत बंदरगाह पर। कैप्टन हॉकिंस और टॉमस सूरत बंदरगाह पर पहुँच कर भारत देश में परिवहन किया था। अंग्रेज मुंबई और कोलकाता बंदरगाह स्थापित किया और यहीं से वस्तुओं का निर्यात करते रहे। अंग्रेज खुद जो है ना अंग्रेज खुद कौन दो बंदरगाह स्थापित किए थे, मुंबई कोलकाता, ठीक है, और यहीं से अपना वस्तुओं निर्यात करते थे। तो यहाँ देख लेंगे कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस सूरत बंदरगाह पहले पहुँचे थे। बंदरगाह पहुँचकर ये भारत में भ्रमण किए थे और अंग्रेज मुंबई और कोलकाता बंदरगाह स्थापित किए, यहीं से वस्तु का निर्यात कर रहे थे। चलिए अब समझेंगे, ये भी दिया है। गोमस्ता क्या है, तो ये गोमस्ता क्या था, एक अंग्रेज का एजेंट था, ठीक है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कारीगरों को अपने नियंत्रण में करके अंग्रेजों को बस्ती पहुंचवाता। तो गोमस्ता एक एजेंट बना दिया था अंग्रेज, जो गाँव को पहुँचकर कारीगर को अपने नियंत्रण में करके और जो वस्तु बनाता था वो लोग उसको अंग्रेज के पास पहुंचवाता था, ठीक है। तो गोमस्ता क्या था, अंग्रेजों का एक एजेंट था जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कारीगरों को अपने नियंत्रण में करके अंग्रेजों को वस्तुएं पहुंचवाना रहता था। देखो, तो गोमस्ता, ठीक है, अंग्रेजों का एक एजेंट था जो ग्रामीण शहरी क्षेत्र के कारीगरों को अपने नियंत्रण में करके उनके द्वारा निर्मित वस्तु को अंग्रेज के पास पहुंचा। जो कारीगर बनाता था वस्तु उसको अंग्रेज के पास पहुंचाता था। गोमस्ता। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में। तो वही है, इंग्लैंड में ही क्यों हुई थी और सब जगह क्यों नहीं, तो कारण था इंग्लैंड में लेसेज फेयर की नीति अपनाई। लेसेज फेयर मतलब बिना मतलब का हस्तक्षेप नहीं करना हो, मतलब अहस्तक्षेप, मतलब कोई, मतलब पूरा जो है नियम कानून पूरा लूज था, ठीक है, कोई हस्तक्षेप नहीं करना। लेसेज फेयर का नियम अहस्तक्षेप हो गया और वहाँ लोहा और कोयला की काफ़ी उपलब्धता थी, ठीक है, लोहा और कोयला, किसी भी उद्योग के लिए कोयला तो ज़रूरी है, लोहा भी ज़रूरी है।
और इंग्लैंड में बाड़ेबंदी आंदोलन, यहाँ से सस्ते बाड़ेबंदी आंदोलन हुआ, जिस कारण यहाँ से सस्ते श्रमिक मिलने लगे। ठीक है, सस्ता श्रमिक मिलना प्रारंभ हुआ और पर्याप्त पूंजी भी थी उसके पास, तो पर्याप्त पूंजी भी, इसलिए औद्योगिक क्रांति कहाँ से? इंग्लैंड से। तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों? तो इंग्लैंड में लेजेस फेयर की नीति अपनाई। लेजेस फेयर का अर्थ हस्तक्षेप, लोहा और कोयला की अधिकता। इंग्लैंड में बाड़ेबंदी आंदोलन, बाड़ेबंदी आंदोलन, इंग्लैंड बाड़ेबंदी आंदोलन से यहाँ सस्ते श्रमिक मिलना प्रारंभ हुए और पर्याप्त पूंजी भी पूर्ति हुई। अब देखिए समझेंगे चार्टिस्ट आंदोलन। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। किसने किया था? मजदूर ने किया था। ठीक है, यह आंदोलन मशीनों के खिलाफ था। चार्टिस्ट आंदोलन मशीनों के खिलाफ था। ठीक है, तो 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। किसने किया था? तो मजदूर ने किया था। यह आंदोलन मशीन के खिलाफ थी। ठीक है, ये है विशेषिक मॉडल। ठीक है, इसको याद रखेंगे डेट। इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार 1918 में शुरू हुआ था। इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार 1918 में शुरू हुआ था। चलिए आगे समझेंगे। वो गिल्ड पद्धति था, तो गिल्ड पद्धति बता दिए थे, जिसमें क्या था? गिल्ड पद्धति में था कि उसमें जो कारीगर उच्च घराने के लिए काम करते थे। ठीक है, उच्च घराने के लिए काम करते थे। और गिल्ड पद्धति था, ये गिल्ड्स है। गिल्ड्स में क्या है? उत्पादकों का संगठन। वो गिल्ड पद्धति या गिल्ड्स है उत्पादकों का संगठन, जो प्रोडक्शन करने वाले हैं उसका एक संगठन होता है, उसको गिल्ड्स कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन करने वालों का संगठन को गिल्ड्स कहते हैं। ये शहरी दस्तकारी और व्यापारी राजाओं एवं कुलीन के लिए गिल्ड्स व्यवस्था से बनते थे। तो शहर का जो दस्तकारी था और व्यापारी, ये सब क्या किसके लिए थे? राजा और कुलीन वर्ग के लिए काम करते थे। पहले बताए हैं, जो भी व्यापारी था या दस्तकारी था वह राजा और कुलीन वर्ग के लिए गिल्ड पद्धति से बना होता था। जैसे शहरी दस्तकारी हो गया, व्यापारी हो गया, ये सब किससे? राजाओं एवं कुलीन के लिए गिल्ड व्यवस्था से बंधे होते थे। मतलब व्यापारी भी दस्तकारी भी किसके लिए काम करते थे? राजा और कुलीन वर्ग के लिए। ठीक है, कुलीन मतलब श्रेष्ठ लोग, जो सबसे उच्च घराने के होते हैं, पैसा वाले। ठीक है, सौदागर का नाम सुने हुए। सौदागर किसको कहा जाता है? सौदागर जो था उस समय बहाल किए थे अंग्रेज, तो गांव के लोगों को ट्रेनिंग देते थे। किसको? गांव के लोगों को ट्रेनिंग देते थे। अब देखिए, कई लोग रेशे के अनुसार ऊन छाटते थे। हर एक रेशे टाइप का किस ऊन को छाटते थे, उसको स्टेपलर कहा गया। मतलब स्टेपलर किसको कहा गया? कई लोग रेशे के अनुसार ऊन को छाटना स्टेपलर कहा गया। ठीक है, अब वस्तुओं को कपड़ा में बांधता है। वस्तुओं को कपड़ा में समेटने वाले को क्या कहेंगे? फूलर। वस्तुओं को कपड़ा में समेटने वाले को क्या कहा गया? फूलर। भी देखते कपड़ा में बांध के सामान सब ले जाता है ना, उसको क्या कहेंगे? फूलर। और उस समय रेशे छांटने वाले को स्टेपलर। कपास या ऊन के रेशे को कताई करके तैयार कर, मतलब कपास या ऊन को काट कर कताई करके तैयार करने वाले को कार्डिंग कहा जाता था। फिनिशिंग होने के बाद, जब वस्तु फिनिशिंग होने के बाद शहर में सप्लाई किया जाता है। जब फिनिश हो जाएगा तो वस्तु कहाँ जाएगा? शहर ही जाएगा सप्लाई होने के लिए। ये देखिए इम्पोर्टेंट। इंग्लैंड का 2 प्रमुख शहर था, एक लंकाशायर, एक मैनचेस्टर। लंकाशायर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। दोनों, लंकाशायर और मैनचेस्टर, दोनों सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। लंकाशायर और मैनचेस्टर। अंग्रेज जो आया था सबसे पहले तो चाय का उत्पादन कहाँ शुरू किया था? असम की घाटी में। ठीक है, फिर दार्जिलिंग में, ये 2 जगह। ठीक है, अंग्रेज असम
गुवाहाटी और दार्जिलिंग में चाय उत्पादन शुरू किया था। इसमें सारे फैक्ट एनसीईआरटी के हैं, अपने मन से मैंने कुछ नहीं लिया है, और एनसीईआरटी में जितना है उतना ही, ज़्यादा भी नहीं लिया है। ठीक है, आप इसको कवर करेंगे तो TRE 4 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भारत में पहली बार 1814 ईस्वी में रानीगंज में कोयला उद्योग शुरू हुआ था। भारत में पहली बार कोयला उद्योग कहाँ? रानीगंज। याद रखेंगे कब? 1814 ईस्वी में। चलिए, 1830 से 40 ईस्वी के बीच देवेंद्रनाथ टैगोर क्या किया था? बंगाल में 8 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में एक ही साथ कितने? 8 औद्योगिक क्षेत्र। कौन औद्योगिक क्षेत्र? 8 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए। सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन सबसे अधिक हो रहा था उस समय भी। अब देखिए 1851 में सूती वस्त्र उद्योग की नींव पड़ी। कब पड़ी थी? 1851 में। और नींव पड़ी जब पूछेगा तो 1851 में, और नियमित रूप से कब हुआ था? 54 में सफल रूप से। कहाँ पे? मुंबई शहर में। कौन किया था? कासफजी नानाभाई डाबर ने सूती वस्त्र उद्योग स्थापित। तो सूती वस्त्र की नींव 1851 में, और 1854 से 3 साल बढ़ा दीजिए, 54 से पहली बार सफल रूप से मुंबई शहर में कासफजी नानाभाई डाबर ने सूती वस्त्र का उद्योग की स्थापना की। 1851 में नींव पड़ी और 54 में मुंबई में सफल रूप से स्थापना हुई सूती वस्त्र के। जो कौन किए थे? कासफजी नानाभाई डाबर ने सूती वस्त्र उद्योग की। ठीक है, फिर आगे देखें। जमशेद जी टाटा ने 1907 में झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर टिस्को मतलब लो इस्पात संयंत्र की स्थापना की। टिस्को लो इस्पात संयंत्र जमशेद जी टाटा ने साक्षी नामक स्थान पर लो इस्पात संयंत्र की स्थापना की। ठीक है, टाटा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी जमशेद जी टाटा ने 1910 में की थी। टाटा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर कब? 1910 में। कलकत्ता में पहली जूट मिल 1917 में स्थापित हुई। चलिए, अब देखिए 1920 में जो 1920 में मजदूरों का जो संगठन हुआ उसका नाम ILO दिया गया। 1920 में मजदूर ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। तो ILO की स्थापना कब हुई? 1920 में। ILO को क्या नाम है पूरा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो 1920 में ये क्या? मजदूरों का संघ है। 1920 में मजदूरों का संगठन का क्या नाम? ILO अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा में। फिर 1920 में भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, याद रखेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय। अखिल जैसे लगेगा अखिल भारतीय, तो लाला लाजपत राय को मारेंगे। ठीक है, और 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी पारित हुआ था। खत्म हो गया ये चैप्टर। जल्दी नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।